power sharing. With this chapter, we resume the tour of democracy that we started last year. We noted last year that in a democracy, all powers does not rest with any one organ of the government, and intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy. In this chapter, we carry this idea of power sharing forward. We start with two stories from Belgium and Sri Lanka. Both these stories are about how democracies handle demands for power sharing. The stories yield some general conclusion about the need for power sharing. इस चैप्टर के साथ हम लोग अपना जो अपनी जर्नी डेमोक्रेसी को लेकर के क्लास 9th में शुरू की थी उसको हम कंटिन्यू करेंगे। क्लास 9th में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की विशेषताएं क्या हैं, एंड we also came to know that in a democracy, government is not free to do whatever it wants to do. It has to follow some rules and regulations. हमने ये भी जाना था कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट फ्री नहीं होती कुछ भी करने के लिए, उसे कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। हमने ये भी देखा था कि इन डेमोक्रेसी पावर्स आर डिवाइडेड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ गवर्नमेंट। जो पावर्स है डेमोक्रेसी में वो डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में डिवाइड किए जाते हैं, और ये जो डिवीजन ऑफ पावर, इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर है अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस चैप्टर में हम लोग पावर शेयरिंग के आइडिया को आगे बढ़ाएंगे। पावर शेयरिंग जो चैप्टर है इसकी शुरुआत दो स्टोरीज से होगी। ये जो दो स्टोरीज हैं, एक बेल्जियम से है, दूसरी श्रीलंका से है। दोनों स्टोरीज को जानने के बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे या ये जानेंगे कि डेमोक्रेसी जो है वो पावर शेयरिंग के डिमांड को किस तरह से हैंडल करती हैं, और स्टोरीज के थ्रू हम ये भी जान पाएंगे कि व्हाट इज द नीड ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पावर को शेयर करने की जरूरत क्या है। बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो पावर शेयरिंग की जो फर्स्ट स्टोरी है इट इज फ्रॉम बेल्जियम। बेल्जियम इट इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम जो है ये यूरोप का एक छोटा सा देश है। स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। इट हैज बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नीदरलैंड्स, Germany and Luxembourg. It has population of a little over than 1 crore, about half the population of Haryana. The ethnic composition of this small country is very complex. Of the country's total population, 59% lives in Flemish region and speaks Dutch language. Another 40% people lives in Wallonia region and they speak French. Remaining 1% people of Belgian they speak German. In the capital city Brussels, 80% people speak French, while 20% are Dutch speaking. The minority French speaking community was relatively rich and powerful. This was resented by the Dutch speaking community who got the benefits of economic development much later. This led to tension between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950s and 1960s. The tension between the two communities was more acute in Brussels. Brussels presented a special problem. The Dutch speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital.
तो जो बेल्जियम है ये यूरोप का एक बहुत ही छोटा सा देश है। अगर हम इसको हरियाणा से कंपेयर करें, हरियाणा जो कि आपको पता है इंडिया का एक स्टेट है, तो अगर इसको हरियाणा से अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि बेल्जियम जो है इट इज स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। एरिया के मामले में ये हरियाणा से भी छोटा है। जो बेल्जियम है इसके बॉर्डर्स फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग इन कंट्रीज से टच होते हैं। बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है ये 1 करोड़ से थोड़ी ही ज्यादा है, जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन की हाफ है। एथनिक कंपोजिशन जो है बेल्जियम का ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। नाउ द वर्ड एथनिक, ये जो वर्ड एथनिक है इट इज relating to large group of people classed according to common racial, national, tribal, religious, linguistic और cultural origin और background। ये जो ethnic जो word है ये इसमें जो लोग होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं, क्लासिफाई किए जाते हैं। किसके बेसिस पे? लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। ये डिफरेंट कॉमन रेस के भी बेसिस पे भी ये एथनिसिटी हो सकती है कि एक रेस के लोगों का एक ग्रुप, एक नेशनैलिटी के लोगों का एक ग्रुप या एक ट्राइब के लोगों का एक ग्रुप। ये एथनिसिटी इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑल्सो, ये धर्म के आधार पे भी लोग डिवाइड हो सकते हैं। ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी लोग जो है अपना ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। तो एथनिक कंपोजिशन जो है बेल्जियम का ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है इसका 59% जो है ये फ्लैमिश रीजन में रहता है और ये लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। नाउ लुक एट द मैप ऑफ बेल्जियम। अगर आप बेल्जियम के मैप को देखते हो तो ये जो येलो कलर का पार्ट है दैट इज फ्लैमिश रीजन, और ये जो फ्लैमिश रीजन है यहाँ पे डच स्पीकिंग कम्युनिटी रहती है। शेयर ऑफ डच स्पीकिंग कम्युनिटी इन पॉपुलेशन इज 59%। Another 40% people they speak French language and they live in Wallonia region। ये जो रेड कलर आप देख रहे हो मैप में ये वेलोनिया रीजन है और वेलोनिया रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है। फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन का शेयर जो है बेल्जियम में ये 40% है। बेल्जियम का जो कैपिटल है इट इज ब्रुसेल्स, ये ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स की 80% पॉपुलेशन जो है ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है, जबकि 20% पॉपुलेशन जो है ये डच लैंग्वेज बोलती है। इसके अलावा बेल्जियम में 1% जो बेल्जियम के लोग हैं दे आर जर्मन स्पीकिंग पीपल। दे कैन लिव आइदर इन फ्लैमिश रीजन और वेलोनिया रीजन ऑल्सो। ये जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो कि किस रीजन में रहते हैं? जो कि वेलोनिया रीजन में, वेलून में रहते हैं। तो ये जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इट वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। ये ज्यादा रिच थी, ज्यादा पावरफुल थी, जिसको कि अपोज किया डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने। डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने फ्रेंच लोगों के पावर को, उनकी प्रॉस्पेरिटी को अपोज किया, क्योंकि डच स्पीकिंग लोग जो थे उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेनिफिट, एजुकेशन के बेनिफिट काफी बाद में मिले। जब ये एजुकेटेड हुए, जब इनके पास शिक्षा आई, जब इनके पास प्रॉस्पेरिटी आई, तो उन्होंने जो फ्रेंच कम्युनिटी के लोगों के पावर को लेकर के क्वेश्चन रेज करना शुरू किया। तो जिसके कारण जब डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने अपोज करना शुरू किया फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को, जिसके कारण बेल्जियम में 1950s और 1960s में टेंशन की शुरुआत हो गई। ये जो टेंशन था ये बहुत ज्यादा एक्यूट था, बहुत ज्यादा कह सकते हैं तनावपूर्ण था।
कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। ब्रुसेल्स में जो कैपिटल था बेल्जियम का ब्रुसेल्स, यहाँ पे कंडीशन और ज्यादा सीवियर और ज्यादा एक्यूट थी। क्यों यहाँ पे कंडीशन बहुत ज्यादा टेंस थी? क्योंकि ये जो बेल्जियम ये एक स्पेशल प्रॉब्लम को शो करता था। बेशक डच स्पीकिंग कम्युनिटी पूरे देश में ज्यादा थे, लेकिन ब्रुसेल्स में जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उनका शेयर 80% था, वाइल द डच स्पीकिंग पीपल दे वर ओनली ऑफ 20%। तो अभी हम लोगों ने बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन को डिस्कस किया। यहाँ पे आपको एथनिक जो वर्ड है इसके मीनिंग को भी ध्यान में रखना है। तो एथनिसिटी और एथनिक, इट इज कनेक्टेड विद पर्टिकुलर रेस और रिलीजन। डेफिनेशन इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक। आपकी बुक में एथनिक वर्ड का डेफिनेशन दिया है, आप इसको भी देख सकते हो कि सोशल डिवीजन विच इज बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। तो बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन को आप लोग ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू द एथनिक कंपोजिशन ऑफ अनदर कंट्री, श्रीलंका। श्रीलंका, एज वी ऑल नो, श्रीलंका इट इज एन आइलैंड नेशन which is situated just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. श्रीलंका ये एक आइलैंड नेशन है जो कि तमिलनाडु जो है यहां से कुछ ही किलोमीटर सदर्न पार्ट में सिचुएटेड है। श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है ये 2 करोड़ है, विच इज अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। तो श्रीलंका की पॉपुलेशन उतनी ही है जितनी कि हमारे देश में हरियाणा स्टेट की पॉपुलेशन है। और बाकी साउथ एशियन रीजन की तरह ही श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। श्रीलंका इट हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, यहाँ पर भी डाइवर्स पॉपुलेशन रहती है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिंगला स्पीकर्स एंड द तमिल स्पीकर्स। जो श्रीलंका के लोग हैं ये 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। जो सबसे बड़ा ग्रुप है दे आर द सिंगला स्पीकर्स, ये लोग सिंगला लैंग्वेज बोलने वाले हैं। और सिंगला स्पीकर्स जो हैं इनका शेयर श्रीलंका के पॉपुलेशन में 74% है, वाइल तमिल स्पीकर्स दे आर ऑफ 18%। द तमिल स्पीकर्स दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। जो 18% तमिल स्पीकर्स हैं ये आगे 2 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। जो तमिल्स हैं इसमें 13% श्रीलंकन तमिल्स हैं जो कि वहां के नेटिव तमिल्स हैं। द रेस्ट whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period are called Indian Tamils। 5% जो तमिलियंस हैं ये वो तमिल्स हैं जिनके फोर फादर्स कॉलोनियल पीरियड में प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में श्रीलंका गए थे, वहां के प्लांटेशन गार्डन्स में काम करने के लिए। अगर आप लोग मैप में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो तमिल पॉपुलेशन है दे आर कंसंट्रेटेड इन द नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। ये अगर आप देख रहे हो तो ये नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, यहाँ पे तमिलियन पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड है। दीज आर द नेटिव तमिल्स। ये जो डार्क ब्राउन है दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन तमिल्स एंड येलो वाला जो पार्ट है that is the Singla speaking community of Sri Lanka. Most of the Singla speaking people are Buddhist। जो Singla language बोलने वाले लोग ये बौद्ध religion के followers हैं, while most of the Tamils are Hindus और Muslims। जबकि जो तमिल speakers हैं या तो वो हिंदू हैं या फिर मुस्लिम्स हैं। There are about 7% Christians who are both Tamil and Singla। श्रीलंका के पॉपुलेशन में 7% क्रिश्चियंस हैं जो कि तमिल स्पीकर्स भी हो सकते हैं, सिंगला स्पीकर्स भी हो सकते हैं। Just imagine what could happen in situation like this. In Belgium, Dutch community could take
advantage of its numeric majority and force its will on the French and German-speaking population. This would push the conflict among communities further. This could lead to a very messy partition of the country. Both the sides would claim control over Brussels. In Sri Lanka, the Singla community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. Now let us look at what happened in both these countries. ये अभी तक हम लोगों ने एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम और श्रीलंका को डिस्कस किया। तो यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन अगर हम श्रीलंका और बेल्जियम का देखते हैं तो इसको देखने के बाद हमें समझ आना चाहिए कि बेल्जियम में अगर जो डच कम्युनिटी है जो कि मेजॉरिटी में है, पॉपुलेशन में इनका शेयर 59% है, अगर डच कम्युनिटी ने अपने न्यूमरिक मेजॉरिटी का, अपने नंबर्स का फायदा उठाया होता और उन्होंने अपनी इच्छा को जबरदस्ती फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग लोगों पर लादने की कोशिश, अपने व्यूज को, अपने इंटरेस्ट को फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग लोगों पर फोर्सफुली इंप्लीमेंट करने की कोशिश की होती तो क्या होता? इससे कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ जाता, लड़ाई झगड़े बेल्जियम में और ज्यादा बढ़ जाते, जिससे देश का बंटवारा भी हो सकता था, देश के कई टुकड़े भी हो सकते थे लैंग्वेज के बेसिस पे। और श्रीलंका में अगर सिंगला स्पीकिंग कम्युनिटी ने अपने न्यूमरिक मेजॉरिटी का फायदा उठाया होता, जैसे कि हमको पता है श्रीलंका में सिंगला स्पीकिंग कम्युनिटी का शेयर बहुत ज्यादा था, और अगर सिंगला कम्युनिटी भी इसी तरह से अपने न्यूमरिक मेजॉरिटी का फायदा उठाती तो इसका पूरे देश पे क्या असर होता। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों कंट्रीज में एक्चुअली हुआ क्या। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. Majoritarianism, it is a belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and interests of the minority. Majoritarianism ये एक विश्वास है कि majority community जो बड़ा ग्रुप है वो जिस भी तरीके से चाहे देश पर शासन करे बिना माइनॉरिटी की इच्छाओं का, जरूरतों का ख्याल रखे हुए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेजॉरिटेरियनिज्म वाज प्रैक्टिस्ड इन श्रीलंका। श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म जो है उसको प्रैक्टिस में लाया गया। जो मेजर ग्रुप था, मेजर ग्रुप कौन सा था? सिंगला कम्युनिटी, दे वर द मेजर ग्रुप्स इन श्रीलंका। तो हम देखते हैं कि किस तरह से सिंगला कम्युनिटी ने अपने व्यूज को माइनॉरिटी कम्युनिटी पर इम्पोज करने की कोशिश की और उसका इम्पैक्ट श्रीलंका पर क्या हुआ। Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. The leaders of the Singla community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Singla supremacy. Sri Lanka 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ और इंडिपेंडेंस के बाद श्रीलंका में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई, लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पर बनी उसमें सिंगला कम्युनिटी के लीडर्स ज्यादा थे और इसलिए सिंगला कम्युनिटी ने अपने नंबर्स का फायदा उठाया और उन्होंने जो है गवर्नमेंट पर कंट्रोल कर लिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वो गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी, जिसको कि सारी कम्युनिटीज ने मिलकर के इलेक्ट किया था, उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जिसके कारण श्रीलंका में सिंगला सुप्रीमेसी जो है वो अडॉप्ट हो गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ऐसे कौन से स्टेप उठाए जिसके कारण श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म स्टैब्लिश हुआ। तो सबसे पहले इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिंगला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग तमिल। 1956 में एक एक्ट बनाया गया, उस एक्ट के थ्रू सिंगला लैंग्वेज को
ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया और इस तरह से तमिल को डिसरिस्पेक्ट किया गया। गवर्नमेंट ने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉलो की और गवर्नमेंट ने कौन सी प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉलो की? गवर्नमेंट जॉब के लिए जब लोगों ने अप्लाई किया तो सिंगला एप्लीकेंट्स को यूनिवर्सिटी पोजीशंस के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रेफरेंस दिया गया। तो गवर्नमेंट जॉब के मामले में भी सिंगला कम्युनिटी को प्रेफरेंस दिया गया, उन्हें प्रायोरिटी दी गई। इसके अलावा एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन श्रीलंका। दैट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। तो नए कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बुद्धिज्म वाज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट रिलीजन ऑफ श्रीलंका। तो ये जो गवर्नमेंट मेजर्स थे, सरकार के एक के बाद एक उठाए गए कदम, इससे धीरे धीरे श्रीलंकन तमिल्स के बीच में एलियनेशन की फीलिंग डेवलप हो गई। नाउ दे स्टार्टेड थिंकिंग दैट दे आर द एलियन इन श्रीलंका, दे आर द फॉरेनर्स इन श्रीलंका। तो इनके अंदर एलियन की फीलिंग डेवलप होनी शुरू हो गई। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Singla leaders were sensitive to their language and culture. उन्होंने महसूस किया कि कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसके जो लीडर्स बुद्धिस्ट सिंगला लीडर्स, जिसके जो हेड हैं, मतलब कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी which were led by Buddhist Singla leaders, they were not sensitive to the language and the culture of Tamil people. इन्होंने ये भी महसूस किया कि श्रीलंका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है, वो बार बार तमिलियंस को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को डिनाई कर रही है, तमिल लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड नहीं कर रही है, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है in getting jobs and other opportunities and ignored their interests. तमिलियंस के इंटरेस्ट को कंटिन्यू इग्नोर किया जा रहा है, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि रिलेशन बिटवीन द सिंगला एंड द तमिल कम्युनिटी स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। धीरे धीरे सिंगला और तमिल जो कम्युनिटी के बीच में रिलेशन था वो टेंस्ड होता चला गया, तनावपूर्ण होता चला गया। अब श्रीलंकन तमिल्स ने अपने खुद की पॉलिटिकल पार्टीज बना ली, इन्होंने स्ट्रगल करना शुरू किया, संघर्ष करना शुरू किया। किस लिए? फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब श्रीलंकन तमिल्स जो थे वो तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते थे। दे वांटेड रीजनल ऑटोनॉमी, ये रीजनल ऑटोनॉमी चाहते थे कि जो तमिल्स के लिए रीजनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाए। दे शुड बी गिवन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वाज रिपीटेडली डिनाइड। लेकिन उनका जो डिमांड था कि तमिल रीजन्स को रीजनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाए, इस डिमांड को रिपीटेडली डिनाई किया गया, इसको मानने से लगातार मना किया गया। और इसलिए 1980s आते आते कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बन गए। जो तमिल ग्रुप थे, इन्होंने कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना लिए और अब इन्होंने इंडिपेंडेंट तमिल एलम का डिमांड शुरू कर दिया कि श्रीलंका के नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में इंडिपेंडेंट तमिल एलम बनाया जाए, इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट बनाया जाए। तो ये जो डिस्ट्रस्ट था, अविश्वास था श्रीलंका में दोनों कम्युनिटी के बीच में, जिसके कारण अब श्रीलंका में एक लार्ज स्केल पे, एक बड़े पैमाने पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, विच सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर, जो कि जल्दी ही सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। इस सिविल वॉर का रिजल्ट ये हुआ कि दोनों कम्युनिटी के बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे जो तमिल्स थे they were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihoods। तो बहुत सारे लोग मजबूर हुए एज अ रिफ्यूजी देश छोड़ के दूसरी कंट्रीज में जाके सेटल डाउन हो गए। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइवलीहुड को जो है वो लूज कर दिया। सिविल वॉर ये एक नया टर्म है, आप लोग ध्यान रखना। सिविल वॉर इट इज अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री। जब किसी भी कंट्री के बीच में डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है, दैट इज टर्म्ड एज सिविल वॉर। दिस इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। ये जो इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन
डिफरेंट ग्रुप्स इन अ कंट्री, ये देखने में एक वॉर की जैसे लगता है. वॉर क्या होता है? व्हेन अदर कंट्री अटैक on us, or when two different countries they fight with each other, that is open war. But when within the same country different social groups fight with each other, then it is termed as civil war. Accommodation in Belgium. The Belgian leaders took a different path. They recognized the existence of regional differences and cultural diversities. Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. The arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative. Here are some of the elements of the Belgian model. अब जो बेल्जियम था, बेल्जियम में जो लीडर्स थे, जो बेल्जियन लीडर्स थे, उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया. इन्होंने इस चीज को महसूस किया कि किसी भी कंट्री में रीजनल डिफरेंसेस होंगे, कल्चरल डाइवर्सिटीज भी होंगी, और इसीलिए 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम, लगभग 4 टाइम्स उसको अमेंड किया, ताकि ऐसे अरेंजमेंट किए जा सके जिसके कारण हर सोशल ग्रुप के लोग, हर कैटेगरी के लोग आपस में साथ में मिलकर के एक देश में रह सके. ये जो अरेंजमेंट किया गया, ये किसी और कंट्री में किए गए अरेंजमेंट से डिफरेंट था. ये बहुत ही इनोवेटिव था, बहुत ही क्रिएटिव था. कौन से अरेंजमेंट थे, इसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे. जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बेल्जियम का था, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बेल्जियम का बना, उसके थ्रू ये डिसाइड किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में नंबर ऑफ डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स, नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स, दे शैल बी इक्वल. और कुछ स्पेशल लॉ, जो इम्पोर्टेंट लॉ थे, उनको पास कराने के लिए जरूरी था कि दोनों ही लिंग्विस्टिक ग्रुप के मेजॉरिटी मेंबर उस लॉ को सपोर्ट करें. और इसीलिए अब कोई भी सिंगल कम्युनिटी नहीं थी जो कि अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ले सकती थी और अपने डिसीजन को दूसरी कम्युनिटी पर फोर्सफुली इम्पोज कर सकती थी. दूसरा, many powers of the central government have been given to state government of the 2 regions of the country. The state governments are not subordinate to the central government. अब सेंट्रल गवर्नमेंट की कई सारे पावर लेकर के जो 2 स्टेट गवर्नमेंट्स या रीजनल गवर्नमेंट्स बेल्जियम में थी, उनको दे दिया गया. और इस तरह से ऐसे अरेंजमेंट किए गए जिसके कारण अब जो स्टेट गवर्नमेंट्स थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट, उनके अंडर में नहीं थे. थर्ड, Brussels had a separate government in which both the community have equal representation. जो कैपिटल सिटी था ब्रुसेल्स, इसके लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जहां पे दोनों ही कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया. फ्रेंच स्पीकिंग लोगों ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रुसेल्स में इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सेप्ट किया था. Apart from central and the state government, there is a third kind of government. This community government is elected by the people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking. No matter where they live, this government has the power regarding cultural, educational and language related issues. तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अलावा अब बेल्जियम में एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी बनी जिसको कि कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया. ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, इसको पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, ठीक, आपका वन लैंग्वेज कम्युनिटी के लोग
चाहे वो आपका डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग, मतलब हर लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो थे वो कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए वोट करते, चाहे वो कंट्री के किसी भी पार्ट में रह रहे हो, चाहे फ्लेमिश रीजन, वेलोनिया रीजन और कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स। अब ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, इसके पास पावर्स थे रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास अपने स्पेसिफिक एरिया था काम करने के लिए और इसे कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड डिस्कशंस या डिसीजंस लेने थे। तो हमने देखा कि बेल्जियम एक छोटा सा देश, इन्होंने जो भी नए अरेंजमेंट किए, ये अरेंजमेंट काफी अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं, लेकिन बेल्जियम की पॉपुलेशन भी, एथनिक कंपोजिशन भी कॉम्प्लिकेटेड था, जो इनके अरेंजमेंट थे वो भी छोटे देश के अकॉर्डिंग कॉम्प्लिकेटेड थे, लेकिन इन अरेंजमेंट ने अभी तक बहुत अच्छे से काम किया। इन अरेंजमेंट के कारण बेल्जियम में पीस स्टैब्लिश हो सका, शांति स्थापित हो सकी और डिफरेंट जो आपका ग्रुप के लोग बेल्जियम में शांतिपूर्वक इकट्ठे होकर के रह रहे हैं, जिसके कारण बेल्जियम में सिविल स्ट्राइफ जो था, सिविल वॉर जो था बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, इसको अवॉइड करने में मदद मिली। और इसीलिए जब यूरोपियन कंट्रीज ने साथ में मिलकर के एक यूरोपियन यूनियन बनाने का डिसीजन लिया, तो ब्रुसेल्स इसको यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर डिसाइड किया गया, चूज किया गया। तो यहाँ पे हमने दो स्टोरीज के थ्रू जानने की कोशिश की कि दोनों कंट्रीज ने पावर शेयरिंग के जो क्वेश्चन था उनका, उसको किस तरह से हैंडल किया। दोनों ही कंट्रीज, बेल्जियम और श्रीलंका, बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, लेकिन उन्हें पावर शेयरिंग के क्वेश्चन को अलग तरीके से टैकल किया। बेल्जियम के जो लीडर्स थे, इन्होंने ये रियलाइज किया कि कंट्री की यूनिटी तभी पॉसिबल है अगर वो डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों के फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करेंगे, उनके इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करेंगे, उनका जो भी डिमांड है उसको मानेंगे, उनके साथ पावर को शेयर करेंगे। और इसीलिए उन्होंने म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट किए पावर शेयरिंग के, और जिसके कारण बेल्जियम में पीस स्टैब्लिश हो सका। श्रीलंका का जो एग्जाम्पल है, ये हमें दूसरा एस्पेक्ट शो करता है। श्रीलंका की स्टोरी जानने के बाद हमें पता चलता है कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी फोर्सफुली अपने डोमिनेंस को स्टैब्लिश करने की कोशिश करती है दूसरों पर, और वो पावर शेयर करने से मना करती है, तो इससे कंट्री के यूनिटी, इंटीग्रिटी को खतरा होगा और इससे कंट्री में सिविल वॉर होगा। Why power sharing is desirable? पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, इसके लिए दो डिफरेंट रीजंस दिए जा सकते हैं। फर्स्ट प्रूडेंशियल रीजन है। प्रूडेंशियल रीजन आर द रीजन व्हेन समथिंग इज डन आफ्टर केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉसेस। तो जब हम कोई भी काम काफी केयरफुली कैलकुलेट करके करते हैं, इसको करने से फायदा होगा या नुकसान होगा, तो ऐसे जो डिसीजंस होते हैं वो प्रूडेंशियल रीजन होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रूडेंशियल रीजन, पावर शेयरिंग इट इज गुड बिकॉज it helped to reduce the possibility of conflict between social groups. पावर शेयरिंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करता है, क्योंकि सोशल अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ग्रुप्स में लड़ाइयां होंगी, तो इससे वायलेंस होगा तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी। एंड पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। जो पावर शेयरिंग है, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने का बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी के विल को माइनॉरिटी पर इम्पोज करना थोड़े समय के लिए अट्रैक्टिव ऑप्शन दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में ये कंट्री की यूनिटी, इंटीग्रिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। एंड
Tyranny of the majority is not just oppressive for the majority, it often brings ruin to the minority as well. जो मेजॉरिटी का जो डर है वो ना सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ऑप्रेसिव है बल्कि ये मेजॉरिटी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है. जो सेकंड सेट ऑफ रीजन है दैट इज द मॉरल रीजन. और जो ये मॉरल रीजन है इसके अकॉर्डिंग पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है कि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. जो पावर शेयरिंग है ये डेमोक्रेसी का सोल है एंड डेमोक्रेसी इट कैनॉट पॉसिबल विदाउट शेयरिंग पावर विद पीपल बिकॉज इट इज द पीपल हु इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स और द रूलर्स. और डेमोक्रेटिक रूल में पावर शेयरिंग उन लोगों के साथ इन्वॉल्व करना, उन लोगों को इन्वॉल्व करना जरूरी है. डेमोक्रेटिक रूल में पावर शेयरिंग में उन लोगों को इन्वॉल्व करना जरूरी है जिस पर इस पावर को शेयर करने से असर पड़ता है. लोगों का राइट है डेमोक्रेसी में कि उनसे कंसल्ट किया जाए कि उनको किस तरह से रूल करना है. एंड अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन where citizens through participation acquire a stake in the system. Last subtopic is forms of power sharing. In modern democracies, power sharing arrangement can take many forms. जो modern countries हैं उसमें कई तरीके से power share किया जाता है. तो हम लोग कुछ जो मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट है पावर शेयरिंग के मॉडर्न डेमोक्रेसीज में उसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. जब पावर को गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में शेयर किया जाता है तो ये सबसे कह सकते हैं कि ये सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है. इसमें जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जिनके बीच में पावर शेयर किया जाता है दे आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी then it is called horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. ये जो आपका जब पावर्स को डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में शेयर किया जाता है तो इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहा जाता है क्योंकि इसमें जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं दे आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल. ये सेम लेवल पे प्लेस होते हैं और ये जो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ऑफ पावर है इट एंश्योर्स दैट none of the organ can exercise unlimited power. ये इंश्योर करता है कि किसी भी गवर्नमेंट के ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं होंगे. यहाँ पे हर ऑर्गन जो है दूसरे ऑर्गन को चेक करता है कि कोई दूसरा ऑर्गन अपनी पावर को मिसयूज ना करे, जिसके कारण डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बीच में पावर शेयरिंग जो है उसमें बैलेंस हो पाता है. Second form of power sharing is when power is shared among governments at different level. दूसरा जो तरीका है पावर्स को डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट के बीच में शेयर करना. और जब पावर्स को शेयर किया जाता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है. यहाँ पे जो when power is shared between general government is the central government which is for the entire country and provincial or the regional governments are the state governments which are for a particular state, region or province. This type of power sharing is called federal division of power sharing. When general government shares power with regional governments, then these type of governments are called federal governments. And when power is shared between central and state governments, then this type of power sharing is called vertical division of power. Third form of power sharing is power may also be shared among different social groups. जो पावर्स हैं वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में भी शेयर किए जा सकते हैं. और ये जो सोशल ग्रुप्स हैं दे मे बी रिलीजियस और
linguistic groups, and community government in Belgium is a good example of this arrangement. In some countries, there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker sections and women are represented in legislatures and administrations. तो कई सारी कंट्रीज में ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट किए गए हैं जहां जिसके कारण वहां पर वीकर सेक्शंस जो है सोसाइटी के उनको भी लेजिस्लेचर्स में एडमिनिस्ट्रेशंस में रिप्रेजेंट किया जा सके. क्लास 9 की पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा था कि इन आवर कंट्री reservations are done for scheduled caste and scheduled tribe for the weaker sections. This type of arrangement is meant to give space in the government and administration to different social groups who otherwise would feel alienated from the government. और weaker sections को रिजर्वेशन देने का अरेंजमेंट इसलिए किया जाता है ताकि weaker sections को भी गवर्नमेंट में शेयर मिल सके. अगर उन्हें ये रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता तो हो सकता है कि वो कभी भी पावर को शेयर ना कर पाए या इंपॉर्टेंट पोजीशंस को होल्ड ना कर पाए. एंड द लास्ट फॉर्म इज व्हेन पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर. जो पावर्स हैं कई बार ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स के बीच में भी शेयर किया जाता है और इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज दे आल्सो कंट्रोल and sometimes influence those who are in power. Democracy में जो citizens हैं, they are having the freedom to choose among various contenders for power. तो लोग जो हैं वो फ्री होते हैं कि वो different contenders के बीच में बेस्ट ऑप्शन को चूज करें. और ये जो आपका कंपटीशन है इसके कारण डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं. ये कंपटीशन इस चीज को इंश्योर करता है कि पावर किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में नहीं रहे. और इस अरेंजमेंट के कारण लॉन्ग रन में क्या होता है कि जो पावर है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में शेयर किया जा सकता है.